अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने जो है वो डिस्कशन किया था F3 के कुछ बेसिक्स का, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अच्छा, मैं बार बार F3 का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो जो लोग एग्जामिशन लेके आए हैं वो बेचारे परेशान ना हो। मैं बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ कि बेसिक अकाउंटिंग अगर आपने पढ़ी है कहीं पे भी, क्योंकि ACC ने एग्जामिशन आपको दिया तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना। तो बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं रिकैप करवा रहा हूँ, जो कि आपकी इंशाल्लाह F3 के पेपर में काफ़ी काम आने वाली है। अच्छा जी, अब मैंने डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, थोड़ा सा स्टॉक वैल्यूएशन का दिया है। अब मैं देने जा रहा हूँ एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स का। एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स, देखिए, एक होता है एक्रूड इनकम और एक होती है प्रीपेड इनकम। मैं आपको कहूँगा कि आप 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करके ज़रा अपने दिमाग से एंट्रीज बनाएं कि एक्रूड इनकम की क्या एंट्री पास होनी चाहिए और प्रीपेड इनकम की क्या डबल एंट्री पास होनी चाहिए, ताकि आप अपना टेस्ट भी ले सको कि आपका दिमाग जो है वो डबल एंट्रीज को कितना रिकॉल कर रहा है जो आपने प्रायर स्टडीज़ में पढ़ा है। सो एक ब्रेक लें छोटा सा, पॉज करें इस वीडियो को और फिर एक्रूड और प्रीपेड इनकम की एंट्री बनाएं। यस, आई होप आपने बना ली होगी एंट्रीज। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम जैसा उसके नाम से पता चल रहा है कि आपने इनकम अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं की। इनकम अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं की। तो ये बात याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा अकाउंटिंग के अंदर और हमारी कॉमन लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोग समझते हैं कि अर्निंग वो है जो पैसा आ गया। अकाउंटिंग कहती है अर्निंग वो नहीं है जो पैसा आया। अकाउंटिंग कहती है अर्निंग वो है जो आपने अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से अर्न किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसका पैसा अभी तक आया नहीं आया। तो हो सकता है पैसा ना आया हो, तो सर अगर पैसा नहीं आया तो फिर एंट्री क्या पास होगी? तो एंट्री पास होगी रिसीवेबल डेबिट। तो जहां जहां आपने आज तक रिसीवेबल को डेबिट किया या डेटर्स को डेबिट किया, इसका मतलब वो मैं क्या बुक कर रहा था? एक्रूड इनकम बुक कर रहा था। और इनकम क्रेडिट मतलब इनकम अर्न हो चुकी है। तो इनकम के पीछे कौन है? इनकम के पीछे सर गुड्स है एंड सर्विसेज है। तो मेरा काम था गुड्स एंड सर्विसेज देना, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज अगर डिलीवर कर दी तो मेरी इनकम अर्न हो गई। अब रिसीवेबल वालों का काम है कि जाके पैसे लेके आए। तो आप देखें दुनिया में जितने भी B2B बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस जितने भी होते हैं, उन सब के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता पैसे दो तो हम माल देंगे, ऐसा नहीं होगा। हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो डिलीवर कर देते हैं और उसके बाद फिर बिलिंग करते हैं, फिर वहाँ से रिसीवेबल क्रिएट होता है। तो आप अगर इसकी एग्जांपल ले लें तो हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए के टीवी एड्स या सोशल मीडिया पे आपको एड्स नज़र आते होंगे, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया के एड्स तो चलते हैं पैसों पे, क्योंकि फेसबुक बोलता है पहले पैसे दो उसके बाद हम ऐड चलाएंगे आपको। लेकिन अगर आप टीवी एड्स की बात करें तो कंपनीज क्या करती हैं, फ़ोन कर दिया किसी चैनल को कि सर ये हमारे एड्स है चला दें, तो वो एड्स उनके चला देते हैं। उसके बाद उनको बिलिंग करते हैं कि भाई आपके हमने एड्स चला दिए थे, हमने सर्विस दे दी थी और अब आप पैसे दो। तो जब वो इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो एंट्री पास करेंगे रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। अब वो रिसीवेबल का मामला है कि उसमें कितने पैसे आते हैं और कितना बैड डेट होता है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। तो एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम हैज बीन अर्न बट हैज नॉट येट बीन रिसीव। वेयर एज द प्रीपेड इनकम का मतलब क्या है कि इनकम तो आप पैसा तो मिल गया आपको, कैश डेबिट हो गया, लेकिन अभी तक आपने इनकम अर्न नहीं की है। इनकम को डिलीवर, इनकम से रिलेट क्या है? सर्विस और गुड्स का अमाउंट जो है या सर्विस का जो अमाउंट आपने लिया हुआ है वो आपने अपनी पार्ट का जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो डिलीवर नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एमिरेट्स एयरलाइन की टिकट्स खरीदता हूँ आज और मुझे फ्लाई करना है 3 मंथ्स के बाद, तो बहुत सारे लोग ऑफर्स को देखते हुए जल्दी अर्ली बुकिंग करा लेते हैं। तो मुझे 3 मंथ्स के बाद अगर फ्लाई करना हो और मैंने आज एमिरेट्स के टिकट खरीद लिए तो एमिरेट्स एयरलाइन एंट्री क्या पास करा होगा? एमिरेट्स एयरलाइन एंट्री करेगा बैंक डेबिट और फिर एंट्री में क्रेडिट साइड पे लिखिएगा वो डेफर्ड इनकम। जो वर्ड है वो यूज होता है डेफर्ड इनकम या इसी को प्रीपेड इनकम कहते हैं।
या इसी को अनअर्न इनकम कहते हैं कि पैसे तो आ गए लेकिन इनकम अभी तक अर्न नहीं हुई। तो सर अब इनकम कैसे अर्न होगी? जब वो कंपनी अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिलीवर करेगी। तो मैंने एग्जांपल आपको दी एयरलाइन की, तो एयरलाइन का क्या काम है? एयरलाइन का काम है फॉर एग्जांपल मुझे यूके जाना है, तो मुझे पाकिस्तान से, कराची से उठा के यूके ले जाए और फिर एक डेट जिसपे मैं डिसाइड करूंगा उस दिन यूके से मुझे वापस ले आए। तो कराची से यूके जाने का अलग प्राइस होगा, यूके से कराची वापस आने का अलग प्राइस होगा। अगर आप कभी चेक करके देखें, किसी एयरलाइन की बुकिंग करवा के देखें, जब आप फ्लाइट बुक कराएंगे तो बहुत रेयर ऐसा होगा कि जाने के और आने के प्राइस सेम होंगे। तो जाने के और आने के प्राइसेस अक्सर डिपेंड किस पे करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। क्या हो सकता है जब आप जा रहे थे उस वक्त जो वो पीक सीजन था तो टिकट प्राइस ज़्यादा थी, डिमांड ज़्यादा थी, सीट्स फुल थी, तो प्राइस ज़्यादा आपने पे की। लेकिन जब आप वापस आ रहे थे तो ऑफ पीक सीजन हो चुका था, डिमांड कम हो चुकी थी, जहाज़ खाली था, कुछ पैसेंजर्स आ रहे थे, तो आपने सस्ता टिकट भी मिल गया आपको। तो इट्स ऑल अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी बेसिस पे ये टिकट प्राइसेस डिवाइड करते हैं। अक्सर ऐसा आपको मिलेगा कि एक ही दिन में अलग अलग प्राइसेस हैं, कि सुबह लोग कम ट्रैवल करते हैं अर्ली मॉर्निंग में, तो उसका टिकट सस्ता होगा। जब वो टाइम होगा, पीक टाइम होगा, जिसमें लोग ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं, उसमें महंगा टिकट होगा। तो हर अलग दिनों में एक दिन ऐसा होगा कि 20,000 का टिकट, अगले दिन 1 लाख रुपए का टिकट होगा। ऐसा भी आपको इतना बड़ा वेरिएशन मिल सकता है। तो जब कंपनी मुझे यहाँ से, एयरलाइन मुझे यहाँ से कराची से, पाकिस्तान से उठा के ले जाके यूके छोड़ेगी, तो उसका एक टिकट का प्राइस अर्न होगा। तो जिस दिन वो एंट्री का पास करेगी, डेफर्ड इनकम डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट या पीएनएल क्रेडिट। अच्छा, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि रेवेन्यू, इनकम, गेन्स हमेशा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होते हैं पीएनएल में, और एक्सपेंसेस और लॉसेस हमेशा डेबिट पे जाते हैं। जब इनका डिफरेंस निकल के गेन या लॉस आता है, प्रॉफिट या लॉस आता है। तो जो पार्ट एयरलाइन अर्न कर चुकी है उस पार्ट के अंदर वो एंट्री पास करेंगे, डेफर्ड इनकम डेबिट और पीएनएल क्रेडिट। फिर एक दिन, आज क्या हुआ है, मुझे कराची से वो ले गए लंदन, फिर एक महीने बाद लंदन से वापस कराची लाएंगे, तो दोबारा जब फ्लाइट उड़ेगी तो फिर वो दोबारा एंट्री पास करेंगे और फिर पूरा का पूरा अमाउंट डेफर्ड इनकम का जीरो हो जाएगा। तो जब भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट में आप डेफर्ड इनकम या अर्नड इनकम या प्रीपेड इनकम देखेंगे, इसका मतलब कंपनी ने एडवांस में पैसे उठाए हुए हैं लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं किया है गुड्स एंड सर्विसेज। ये अमाउंट आपकी पीएनएल में नहीं जा सकता। पीएनएल में कब चार्ज होगा सर? पीएनएल में कब चार्ज होगा? जब आपका अमाउंट अर्न हो जाएगा। और आपका अमाउंट अर्न कब होगा? तो फिर जब आपकी गुड्स एंड सर्विस डिलीवर हो जाएंगी। इस बारे में पूरा स्टैंडर्ड इन्होंने बनाया हुआ है, इसका नाम है IFRS 15, या रेवेन्यू कब अर्न होगा। क्योंकि गुड्स के मामला अलग होते हैं, सर्विसेज के मामला अलग होते हैं, तो उसके अंदर उसने एक प्रॉपर जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच अपनी बताई हुई कि किस तरह रेवेन्यू ग्रेजुअली अर्न होता है। ये भी थोड़ा बहुत F3 के अंदर आपने पढ़ा हुआ है। तो प्रीपेड इनकम का मतलब क्या है कि पैसे आ चुके हैं सर, वी हैव रिसीव्ड द कैश बट हैज नॉट येट बीन अर्न, हमने अभी तक अर्न नहीं किया, तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं डेफर्ड इनकम में या अनअर्न इनकम में। अच्छा, अब मेरा सवाल है सर, ये प्रीपेड इनकम जब बैलेंस शीट पे रिपोर्ट होगा तो ये जाएगा कहाँ? ये अकाउंट कहाँ रिपोर्ट होगा ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट? तो याद रखिएगा, इट्स अ लायबिलिटी अकाउंट। इट्स अ लायबिलिटी अकाउंट। अब अगर ये लायबिलिटी अकाउंट है तो लायबिलिटी तो बैलेंस शीट में करंट भी होती है और नॉन करंट भी होती है। तो ये करंट है या नॉन करंट है? तो याद रखिएगा, डेफर्ड इनकम हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो सर कौन सा अमाउंट करंट लायबिलिटी होगा? तो जो पार्ट ऑफ द डेफर्ड इनकम वो नेक्स्ट ईयर के अंदर अंदर अर्न करने वाला हूं मैं, अगले 1 साल के अंदर, अगले 12 महीने के अंदर अर्न करने वाला हूं, दैट इज माय करंट लायबिलिटी। और जो उसके भी बाद होगी, 12 महीने के बाद तक अर्न नहीं होगा, उसके भी बाद होगा, वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा। मैं एग्जांपल आपको छोटी सी देता हूं। सपोज आपका रेंट रिसीव हो गया है, प्रीपेड रेंट आपको मिल गया है 4 सालों का, हर साल का रेंट है 1 लाख रुपए। तो आज फर्स्ट डे आपको पैसे मिल गए एडवांस में, तो आपने एंट्री बना दी कैश डेबिट और
डेफर्ड इनकम क्रेडिट, कितने 4 लाख रुपए का अमाउंट, क्योंकि मुझे रेंट रिसीव हो रहा तो मेरी इनकम होगी। अब 1 साल गुजर गया, अब 1 साल गुजर गया तो मैंने 4 लाख में से कितना अमाउंट अर्न कर लिया, 1 लाख रुपए का। तो 4 ईयर्स में से 1 साल की मैं सर्विस दे चुका हूँ, रेंट की सर्विस दे चुका हूँ, तो मैं 1 साल का अमाउंट अर्न कर चुका हूँ। तो एंट्री पास होगी, डेफर्ड इनकम डेबिट 1 लाख और पीएनएल में इनकम क्रेडिट 1 लाख। अब ये एंट्री बनाते ही मेरी डेफर्ड इनकम में आज क्या बचा हुआ है, मेरी डेफर्ड इनकम में सर बचा हुआ है 3 लाख रुपीस, और पहले साल का अमाउंट पीएनएल में जा चुका है। तो अब मैं पूछूंगा पहले साल के एंड पे खड़े होके कि मेरी 3 लाख रुपए में से अगले 12 महीने में मैं क्या अर्न करने वाला हूं। तो अगले 12 महीने में सर आप अर्न करने वाले 1 लाख रुपए। सो दिस विल बी योर करंट लायबिलिटी, और बाकी जो आप उसके भी बाद अर्न करेंगे तीसरे और चौथे साल में, वो मेरी होगी नॉन करंट लायबिलिटी। तो एक होती है करंट लायबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी। तो डेफर्ड इनकम का जब मामला आएगा तो आपको इसको करंट नॉन करंट में ब्रेक करना होगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ तो मैं F7 नहीं पढ़ा रहा अभी तक आपको, लेकिन मैं आपको अकाउंटिंग के बेसिक्स बता रहा हूँ कि डेफर्ड इनकम की नेचर लायबिलिटी होती है, प्रीपेड इनकम की नेचर लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी है तो लायबिलिटी स्प्लिट होगी बिटवीन करंट एंड नॉन करंट। तो ये एक बेसिक F7 की जरूरत नहीं, F3 का बच्चा भी, बेसिक अकाउंटिंग का बच्चा भी ये बात समझ सकता है। फिर आपको टी अकाउंट बनाना चाहिए कि अगर कहीं पे भी आपको प्री पेमेंट्स मिलेगी, इनकम का केस है, तो इनकम के अंदर एक्रूड इनकम हमारा एसेट होता है तो डेबिट होगा, प्रीपेड इनकम मेरी लायबिलिटी होती है, ये एक्रूड इनकम हो गई, ये एक्रूड इनकम हो गई, इधर भी आ गया क्लोजिंग पे, ये प्रीपेड इनकम हो गई। अब जब इनकम पीएनएल में चार्ज होती है तो पीएनएल क्रेडिट होता है तो उसका अकाउंट डेबिट होगा हमेशा। तो हमेशा ये अमाउंट पीएनएल में चार्ज होगा, और जब पैसा मिलता है तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट होगा और इनकम का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर मुझे मिलते जा रहे हैं पैसे, जैसे ए लाइन है, उसके बाद मैंने टिकट बुक कराया, किसी और ने टिकट बुक कराया, किसी और ने टिकट बुक कराया, तो पैसे आते जा रहे हैं, एंट्री बनाता जा रहा है बैंक डेबिट और डेफर्ड इनकम का अकाउंट क्रेडिट। तो ये बेसिकली डेफर्ड इनकम का अकाउंट है, और ये इनकम का भी अकाउंट है, ये एक्रूड इनकम का अकाउंट, ये सारा एक कंबाइन अकाउंट बनता है हमारा। तो एक ए लाइन कह सकती है भाई हम कंपनीज के ऊपर जो ट्रैवलिंग होती है वो एक्रूअल बेसिस पे चलाते हैं, एक्रूड इनकम की बेसिस पे चलाते हैं। मतलब क्या है कि कंपनी के लोग ट्रैवल करते हैं, मंथ एंड पे उनको बिलिंग करते हैं, तो इनका एक्रूड इनकम हो सकती है। बाकी पैसेंजर्स जो हमारे जितने भी जनरल पैसेंजर्स हमें पहले एडवांस में पैसा देते हैं, उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं उस वक्त जो है वो हम उनको सर्विस देते हैं, तो उनके साथ जो हमारा मामला प्रीपेड का है। तो ये एक बिजनेस के अंदर प्रीपेड एक्रूड दोनों भी हो सकता है। तो ये अमाउंट पीएनएल के काम का है, ये अमाउंट कैश फ्लो के काम का है। अब एक ही अकाउंट से मेरी एक स्टेटमेंट पीएनएल में हेल्प मिल रही है, एक स्टेटमेंट कैश फ्लो में हेल्प मिल रही है। दूसरा, ये अकाउंट बैलेंस शीट के काम का है, एसओएफपी, ये अकाउंट बैलेंस शीट के काम का है, एसओएफपी। तो हमेशा जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगे, और जो पीएनएल वाला अमाउंट है वो पीएनएल में जाएगा, जो कैश फ्लो वाला अमाउंट है वो कैश फ्लो में जाएगा। इसी तरीके से सर हमारे एक्सपेंसेस में भी आ सकता है। एक्सपेंसेस में अक्सर लोगों को क्लैरिटी होती है, तो इसलिए मैं एक्सपेंसेस बाद में पढ़ा रहा हूँ आपको कि एक्सपेंस एक्रूड हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब है कि मैंने एडवांस में एक्सपेंस पे किया हुआ है, ये मेरा होगा एसेट। एक्रूड एक्सपेंस का मतलब क्या है, ये मेरी लायबिलिटी है। अब एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री पास होगी पहले दिन, एक्सपेंस डेबिट और एक्रूअल क्रेडिट। मतलब एक्सपेंस तो इनकर हो गया लेकिन अभी तक मैंने पैसे नहीं दिए, ट्यूशन तो मैंने पढ़ा दी लेकिन अभी तक मैंने पैसे लिए नहीं है, तो सामने वाले का एक्सपेंस है, मेरी इनकम है। तो एक्सपेंस
मैंने इनकर कर दिया लेकिन पैसे नहीं दिए, बिजली मैंने यूज़ कर ली लेकिन पैसे नहीं दिए, रेंट मैंने यूज़ कर लिया, जगह मैंने यूज़ कर ली, प्रेमिसेस यूज़ कर लिए लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, गैस मैंने यूज़ कर ली लेकिन पैसे नहीं दिए, एम्प्लॉय ने पूरे महीने काम कर लिया लेकिन अभी मैंने पैसे नहीं दिए। तो हर जगह एक्सपेंस इनकर हो चुका है क्योंकि उसने, सामने वाले ने अपनी सर्विस आपको दे दी, तो एक्सपेंस इनकर हो गया लेकिन अभी तक अमाउंट पेएबल में। इधर की एंट्री पास होगी। अच्छा, इसमें एंट्री एसीसी किस तरह बनाता है कि एक्सपेंस डेबिट करता है पहले और कैश क्रेडिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 साल का एडवांस पे कर दिया तो पूरा पहले एक्सपेंस में अकाउंट में डाल देता है। फिर क्या करता है, 1 साल के एंड के ऊपर मैंने 3 में से 1 साल यूज़ कर लिया तो बाकी 2 साल मेरा प्रीपेड हो गया, तो 2 सालों की एंट्री पास होगी, प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। तो एसीसी में ये एंट्रीज पास होती है। तो आप इसलिए हमेशा देखिएगा कि जब भी प्रीपेड एट द ईयर एंड होगा, अब जुमला देखिए कनेक्ट कैसे हो रहा है, प्रीपेमेंट डेबिट और एंट्री के पास हुई एक्सपेंस क्रेडिट है, तो जब भी प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट होगा तो सर मेरा एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो एक्सपेंस मेरा कम हो रहा है और प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा है। तो एक छोटा सा एमसीक्यू डालेगा एग्जामिनर कि ईयर एंड पे अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो उससे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर इज द प्रॉफिट विल इंक्रीज। लेकिन अगर ये एक्रूड है ईयर एंड पे तो इसका मतलब इसमें मैं एक्सपेंस को डेबिट करूं तो एक्सपेंस मेरा बढ़ेगा तो प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा। अब आप इसको जो है वो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट करके देखें कि अगर एक्रूअल की जगह प्रीपेमेंट रिकॉर्ड हो जाए तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, और प्रॉफिट प्रीपेमेंट की जगह एक्रूअल रिकॉर्ड हो जाए तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर इसकी करेक्शन कैसे होगी। तो ये आपका दिमाग जो है ना खोलेगा, ये एक्सरसाइज आप करेंगे ना आपका दिमाग खोलेगा कि यार अकाउंटिंग में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ों का इम्पैक्ट जाता है। तो ACCA में जो पढ़ने का स्टाइल है वो ऐसा नहीं है कि आपने कहा बस ऊपर ऊपर से मैंने चीज़ों को देख लिया, मैं डेप्थ में नहीं किया। आप डेप्थ में जाएं, जितना ज़्यादा डीप में आप जाएंगे उतना आपको क्लैरिटी होगी, और उसके लिए मैं आपको सपोर्ट क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर नहीं कर पाया तो आप उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकते हैं मुझसे ऑन द व्हाट्सएप, और एक अगर इफ़ यू नीड मोर क्लैरिटी तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम 1-to-1 जूम मीटिंग सेशन भी कर सकते हैं। तो जूम सेशन के अंदर आपको इसकी इंशाल्लाह क्लैरिटी और भी हो सकती है। किसी भी एक्सपेंस का अकाउंट अगर बनाने जाऊंगा तो ओपनिंग एक्रूअल आएगा, क्लोजिंग, तो जितने पेबल्स हैं ओपनिंग आ जाएंगे, प्री पेमेंट्स ओपनिंग, प्री पेमेंट्स क्लोजिंग। इधर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट होता है, और यहाँ पे सारा अमाउंट पीएनएल में शायद होता है, क्योंकि पीएनएल के अंदर डेबिट होना है, एक्सपेंस ने डेबिट होना है, एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट होगा। ये क्लोजिंग एंट्री बता रहा हूँ मैं आपको। क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। तो सर ये किस काम का है, ये मेरा पीएनएल में जाएगा, ये मेरा कैश फ्लो में जाएगा, ये मेरा एसओएफपी में जाएगा एज अ लायबिलिटी, ये मेरा एसओएफपी में जाएगा एज एन एसेट, करंट एसेट्स के तौर पे, और ये लायबिलिटी के तौर पे जाएगा। तो ये एक बेसिक नॉलेज की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आपने जो वो अपनी कमांड रखनी है, और आपने जो है वो अपनी ग्रिप रखनी है, और ये चीज़ें एटलीस्ट ऐसी हैं जो कि स्टेप है जिस पे आप पैर रख के नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अब अगर यही स्टेप आपका कच्चा है, जो मैं आपको चीज़ें आज पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लगता है यार ये चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं थी या मैं भूल गया था, तो इसका मतलब ये कि अगर आप F7 की पहली क्लास ले लेते तो आप परेशान हो जाते। तो पहले आपको ये इन चीज़ों पे तवज्जो देनी है, उसके बाद जो फिर हम आगे की तरफ जा सकते हैं। फिर इसमें एक बहुत एग्जामिनर का फेवरेट एरिया आता है जिसको हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो अगर मैं आपके सामने ये मैंने एग्जाम किट खोली है, इसमें अगर मैं लिखता हूँ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस,
तो आप देखें एक एडजस्टमेंट ये आई हुई है नोट नंबर 7 सस्पेंस अकाउंट की, एक एडजस्टमेंट ये आई हुई है सस्पेंस अकाउंट की, जिसका ये नोट है, एक एडजस्टमेंट देखिए एक सवाल में आई हुई है, एक एडजस्टमेंट ये आई हुई है। देखिए तकरीबन 11 जगहों पे पूरी किट के अंदर जो है, अच्छा ये तो आंसर की तरफ में आ गया, तकरीबन 7-8 जगहों पे आप कह सकते हैं पूरी किट के अंदर सस्पेंस अकाउंट है। सर ये सस्पेंस अकाउंट क्या चीज़ होती है? देखिए अकाउंटिंग पूरी की पूरी जो स्टैंड करती है ना, वो करती है एक प्रिंसिपल पे जिसका नाम है डुअलिटी प्रिंसिपल। डुअलिटी प्रिंसिपल कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होंगे, डेबिट भी होगा और एक क्रेडिट होगा। अच्छा वो ये नहीं कह रहा सही होगा गलत होगा, वो कह रहा है हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, और ये दोनों आपस में इक्वल भी होने चाहिए। बेशक अकाउंटिंग गलत हो तो अकाउंटिंग कहती है सस्पेंस अकाउंट फिर ओपन नहीं होगा। सस्पेंस अकाउंट सिर्फ जब ओपन होगा जब आप ये डुअलिटी प्रिंसिपल ब्रेक करोगे। जब आप डुअलिटी प्रिंसिपल ब्रेक करोगे मतलब एक ट्रांजैक्शन में आप डेबिट क्रेडिट दोनों रखो, या दोनों डेबिट पे डाल दो या दोनों क्रेडिट पे डाल दो, बैलेंस नहीं है, डेबिट और क्रेडिट आपस में बैलेंस नहीं है। तो डेबिट और क्रेडिट में आइटम नहीं है और फिर आइटम का अमाउंट भी इक्वल नहीं है। तो अगर आप नंबर्स में गड़बड़ करोगे डेबिट क्रेडिट के, या उसके डेबिट और क्रेडिट के अकाउंट में गड़बड़ करोगे, तो आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा आखिर में। और ट्रायल बैलेंस को जो एरर्स अफेक्ट करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? सस्पेंस अकाउंट के एरर्स। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस इज बेसिकली अ कंट्रोल। ट्रायल बैलेंस एक कंट्रोल है, एक फिल्टर है जो बता देता है कि जिसके थ्रू आपके पास फिल्टर आउट हो जाते हैं कि यार ये एरर्स हमने पकड़ लिया। और कौन सी एरर्स पकड़ता है ट्रायल बैलेंस? सिर्फ वो एरर्स पकड़ता है जिसका ताल्लुक किससे हो? डुअलिटी प्रिंसिपल से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंट्री बनाता हूँ कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये एक एंट्री है 100 रुपए की। अगर मैं इसकी एंट्री कैश डेबिट करके ड्रॉइंग्स क्रेडिट कर दूं, तो ऑल्दो मैंने सेल्स की जगह ड्रॉइंग्स रिकॉर्ड की, ये एरर है। लेकिन जब आप इसको ट्रायल बैलेंस से गुजारोगे तो ट्रायल बैलेंस आपको बोलेगा कोई एरर नहीं है, सब सही है, सब सही है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने डुअलिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया है, जो क्या कहता है हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होंगे, डेबिट होगा क्रेडिट होगा। तो उसने देखा डेबिट क्रेडिट है, यस है, अमाउंट दोनों का बराबर है, यस है। तो जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो एक चीज डेबिट पे जाएगी, एक चीज क्रेडिट पे जाएगी, मेरा ट्रायल बैलेंस इक्वल हो जाएगा। जब मेरा ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा तो ट्रायल बैलेंस इक्वल आने वाला का मतलब है कि देयर इज नो नीड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। और देयर इज नो नीड ऑफ सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो एरर, ये सस्पेंस अकाउंट कह रहा है, हालांकि अकाउंटिंग कह रही है एरर है। इसलिए हम जब एरर्स को पढ़ते हैं तो एरर्स की क्लासिफिकेशन हमारी होती है एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब जो कंट्रोल है मेरे पास वो अफेक्टिंग वालों को तो पकड़ लेगा लेकिन नॉन अफेक्टिंग वालों को नहीं पकड़ सकेगा। आई नीड टू बिल्ड सम अदर कंट्रोल्स टू आइडेंटिफाई द एरियाज और एरर्स जिसका ताल्लुक नॉट अफेक्टिंग से, जैसे कि ये एरर है। तो सस्पेंस अकाउंट सर कब खुलता है? पहला आंसर क्या है? जब भी डुअलिटी प्रिंसिपल ब्रीच होगा। दूसरा सवाल, कहां खुलेगा, मतलब किस साइड पे खुलेगा? डेबिट पे खुलेगा, क्रेडिट पे खुलेगा? तो याद रखिएगा सस्पेंस अकाउंट को स्टडी करते हुए आप ये हमेशा माइंड में रखिएगा कि ये मैटर नहीं करता कि एरर कहां हुआ है, ये मैटर करता है कि कौन सी साइड शॉर्ट है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैश डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है 100 रुपए का। अगर एक बंदे ने कैश डेबिट कर दिया और सेल्स भी डेबिट कर दी, दोनों को डेबिट कर दिया, तो हम ये देखेंगे कि शॉर्टेज कहाँ है, ये रिस्पेक्टिव एरर कहीं भी हो। तो डेबिट साइड पे 200 रुपए, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है। तो जिस साइड पे शॉर्टेज होती है उस साइड पे हम खोलते हैं सस्पेंस अकाउंट टू मेक द ट्रायल बैलेंस ऑन टेम्परेरी बेसिस।
लेकिन जिस ट्रायल बैलेंस में भी आपको सस्पेंस अकाउंट नजर आता है, बीइंग एन अकाउंटेंट, मेरे लिए ये इंडिकेशन है कि सर आपके ट्रायल बैलेंस में लाजमी एरर्स है। तो आप जाएं, सबसे पहले एरर्स को आइडेंटिफाई करें, फिर उसको रिमूव करें और सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को जीरो करके आए, इक्वल करके आए। तो अगर मैं आपको सवाल दिखाऊं, जैसे ये मिम्स कंपनी का सवाल है, इसका पूरा ट्रायल बैलेंस आपको नजर आ रहा है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स, और आखिर में देखें यहाँ लिखा हुआ है सस्पेंस अकाउंट 46,500। ये 46,500 आना इस बात की इंडिकेशन है कि देयर मस्ट बी सम एरर्स इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कुछ ना कुछ एरर्स हैं जिसकी वजह से वो इक्वल नहीं हो रहा। तो शायद मैंने डेबिट साइड पे बैलेंसेस ज़्यादा डाल दिए, क्रेडिट साइड पे कम डाल दिए, जिसकी वजह से हमारा जो है ये क्रेडिट साइड पे बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो पहला सवाल, सस्पेंस अकाउंट सर कब खुलता है? जब भी आप ड्युअलिटी प्रिंसिपल का रूल ब्रेक करोगे। ड्युअलिटी प्रिंसिपल क्या है? एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इंपैक्ट्स, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट एंड दीज टू मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। और सेकंड पॉइंट क्या है, कहां खुलता है? तो मैं आंसर क्या दूंगा, जो साइड भी शॉर्ट होगी। सर पहला सवाल हो गया व्हेन, जब भी डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल ना हो। दूसरा सवाल हो गया वेयर, अगर वेन को सही लिख दो, वेयर कहाँ खुलेगा? जो साइड हमारी शॉर्ट होगी। तीसरा, हाउ वी आर गोइंग टू मेक द करेक्शन। करेक्शन क्या होगी? करेक्शन हमेशा होगी ऑपोजिट साइड पे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर शुरू में खुली थी क्रेडिट साइड पे, तो करेक्शन में हमेशा कहाँ होगी? डेबिट पे होगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद हम इसकी डिटेल प्रैक्टिस अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक एंट्री बनती है कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट विद एन अमाउंट ऑफ 100। अकाउंटेंट ने कहा मुझे कैश तो डेबिट कर दिया 100 रुपये का, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्रेडिट पे क्या डालूं। तो उसने क्रेडिट पे खोल दिया सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब वो कह रहा है कि क्रेडिट साइड पे एरर है, देख लो। अब जब सीनियर अकाउंटेंट साहब ने चेक किया, उसने कहा ये तो सेल्स है, तो इसमें सेल्स आना चाहिए था, तो क्रेडिट क्या होना चाहिए था? सेल्स कर दिया। अब जैसे ही मैंने क्रेडिट किया, मुझे अब सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। तो अकाउंटिंग का बिल्कुल बेसिक रूल्स चलता है मैथ्स की तरह, कि अगर मेरे पास +1 लिखा हुआ है और मैंने इसको 0 करना है, तो मैं एंट्री क्या करूँगा? -1 की। तो अगर मेरे पास सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट पे है, तो मैं करेक्शन में करूँगा डेबिट पे सस्पेंस अकाउंट को। तो डेबिट पे कैसे करूँगा? तो क्रेडिट और डेबिट का अमाउंट नलिफाई होके 0 हो जाएगा और ट्रायल बैलेंस हमारा स्मूथली बैलेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कैश डेबिट, सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट। अब आप यहां से शुरू करें कि सस्पेंस अकाउंट हमने कहाँ खोला, कब खोला? जब उसने डेबिट पे कैश लिख दिया और क्रेडिट पे कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है। किस साइड पे खोला? सर जो साइड शॉर्ट है। शॉर्ट कौन सी साइड थी? क्रेडिट साइड शॉर्ट थी। सर करेक्शन में कहाँ जाएगा? करेक्शन में जाएगा सस्पेंस अकाउंट ऑन द ऑपोजिट साइड। तो क्रेडिट पे खुला था, तो करेक्शन में कहाँ चले जाएगा? ऑन द डेबिट साइड। और जो गलती थी वो आ जाएगी उसकी जगह, रिप्लेस हो जाएगी क्रेडिट साइड पे, और मेरा एरर करेक्ट हो जाएगा। तो जब मैं दोबारा ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हो चुका होगा यहाँ से 0। तो अब जब रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। नहीं आने का मतलब, बीइंग एन अकाउंटेंट, मैंने उस एरर की करेक्शन कर दी और उस बैलेंस को, सस्पेंस अकाउंट को 0 कर दिया। अब मेरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड परफेक्ट हो गया। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, और इसकी जितनी भी मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, F7 को स्टार्ट करने से पहले इन लेक्चर्स को जरूर सुने, ताकि आपके बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाए, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द लेक्चर्स ऑफ पेपर FR। थैंक यू।